स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास खास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने क्या है, रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। आगे आप जो कक्षा देखेंगे वह आपकी हिंदी की दवाई है। आप यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, केवीएस, टेट, टीआरई कोई परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक हिंदी के लिए, बिहार एमपी राजस्थान के लिए, आप जानते हैं हिंदी एक है। हिंदी की वर्णमाला, संधि, समास, रचना, अलंकार, शब्दों ने दारी मक्के जैसा पूछा जाता है, तो उसी का एक मिक्सअप आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 तारीखों में मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा लाइव। तो ये जो आगे अभी आप कक्षा देखेंगे यह एक रिकॉर्डेड कक्षा है, जो मेरी पहले से रिकॉर्ड की हुई कक्षा है। वो अलग अलग मौसमों के रिकॉर्ड कक्षा है। तो हो सकता है किसी क्लास में आपको हम जैकेट पहने भी दिख जाएं, हो सकता है किसी क्लास में हम वो टी शर्ट में दिखें। तो आप आनंद से क्लास पढ़ें। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डेड, जैसे आनंद आता है पढ़ने में वैसे ही आनंद आता रहेगा। आगे आपको ABCD जैसे आप ऑप्शन देते हैं वैसे देते रहिएगा। अननेसेसरी मत बतियाइएगा, क्योंकि कमेंट तो हम देखेंगे और कोई गड़बड़ कमेंट करेगा तो बहुत मारेंगे, हाँ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आनंद लीजिए इस कक्षा का। यह अभ्यास बना रहे। 6 तारीख को लाइव मिलेंगे आपको रात 9:30 बजे जैसे नियमित मिलते हैं। और 6 तारीख से 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मिक्स वेज हिंदी की श्रृंखला आपके पेपर तक लगातार चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करिए पढ़ना। बताइए, बड़ा गए शब्द के लिए बड़ों और गौ का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? पहला सवाल बोली से। देखो बच्चा, हिंदी में चैप्टर है ज्यादा, तो ये जो 20-20 सवाल की श्रृंखला है बस इसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, पूरा पाठ्यक्रम कवर अप हो जाएगा, अभ्यास भी बनता चला जाएगा। एक साथ ज्यादा ये करने के बजाय थोड़ा थोड़ा बस 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट पर डे इतना दे दीजिए। इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, काम होता चला जाएगा, सब मजबूत होता चला जाएगा। तो बताइए, बड़े गए, बड़ा शब्द और गया शब्द को बड़ों और गौ के रूप में कहां प्रयोग किया जाता है, किस बोली में? तो अगर आपको थोड़ा बहुत साहित्य में रुचि है तो आपको याद होगा, आयो घोष बड़ो व्यापारी, बड़ा को बड़ो गौ है। तो ये जो बड़ो गौ है ये ब्रजभाषा है। आगरा के किसी बालक से मिलिए तो आप देखिए, आपको बताएगा। आगरा क्षेत्र है, जो मथुरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो ये बोली जाती है ब्रजभाषा, यहाँ देखिए तो बड़ो गो आओ। और सबसे गजब तो आगरा वालों में लगता है मुझे नैक। मैं 3-4 साल आगरा गया हूँ पढ़ाने, ऑफलाइन जब पढ़ाता था, तो वहाँ नैक बोलते थे, नैक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्णमाला के किसी भी अक्षर के उच्चारण स्थान में शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं वर्णमाला के उच्चारण स्थान में जो जो चीजें हैं उनमें कौन नहीं आता है? दिए गए चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तालु, तो गुरुजी तालु तो है, तालव्य व्यंजन होते हैं, जिह्वा है, दंत है। काकु शब्द का उच्चारण के स्थान के रूप में आपने कोई प्रयोग नहीं पढ़ा, बस इसे कर। अकु विसर्जन या नाम कंठा, माने छोटा बड़ा का खा गा घांगा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। चुएशा नाम तालु, छोटी बड़ी और चा छा जा ये सब तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टा और ये सब जो है रा और सा मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु लसा नाम दंता, ला ता ला ता वर्ग पूरा, और ये सब दांत से बोले जाते हैं। सब आएगा। ये दे तो कंठोष्टम, कंठोष्ट है, कंठ तालु है, सब है, लेकिन काकू कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए कौन सा वर्णमाला में किसी भी अक्षर में शामिल नहीं है? काकू नहीं शामिल है। कोअपी, इसको पढ़ना बड़ा मजेदार है। ये कोडपी नहीं लिखा है, बहुत जने का राम जाने का है, समझ ले, कोडपी लिखा है। ये कोडपी नहीं लिखा है, ये को और अपी लिखा है। लेकिन आ जो है वो बीच अक्षर मध्य में स्वर कभी लिखना अच्छा नहीं लगता। छोटा जिससे पूरी दुनिया शुरू होती है हिंदी, उसको बीच में लिखो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए छोटा आ का एक सिंबल चलता है, और वो सिंबल है ऐसा, एस। ठीक, बड़ी तगड़ी आती है हमको। देखो, ये जो छोटा है इसका ये सिंबल है आ, इसको लुप्त आकार कहते हैं। लुप्त आकार माने आकार अर्थात छोटा लुप्त यानी गायब हो जाए तो लुप्त आकार है। तो कोअपी, ये कोअपी लिखा हुआ है, तो संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुजी यही मार दे क्या? नहीं मार सकते। ये मार दे क्या? नहीं मार सकते। ये मार दे क्या? नहीं। ये है कहा अपी, ये है विसर्ग संधि। नियम है कि छोटा आ के बाद विसर्ग लगा हो और विसर्ग के बाद फिर छोटा आ हो। तो ये जो पहला वाला छोटा आ और विसर्ग है ये
ओ हो जाता है, और ये जो बाद वाला छोटा है ये अवग्रह चिन्ह बन जाता है, माने ये बनेगा ओ। ये रूल है। अभी एक दो और बताते हैं, देखो ये बनेगा ओ, ये पहला वाला छोटा विसर्ग मिलके क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा ओ, और ये बाद वाला ये बनेगा। इस तरह से ये कंसेप्ट बनता है। तो आप देखिए जैसे कहा पी, क्या बनेगा, विसर्ग बन गया ओ, को, छोटा बन गया आ, ऐसे ही लिखा हो प्रथमः अध्यायः या प्रथमः अध्याय। तो क्या होगा, यही प्रथा विसर्ग बनेगा ओ, प्रथमो, ये छोटा बनेगा अ, अध्याय। ऐसे तो लिखा रहता है। दुर्गा सप्तशती भगवत गीता खोल के देखो, अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ द्वितीयोऽध्यायः, अथ तृतीयोऽध्यायः, अथ चतुर्थोऽध्यायः। दुर्गा सप्तशती हो तो तुमको हम ये वो अध्याय लिखा दिखाते रहे। कहाँ है भाई की तुम या रही, यहाँ हमारे बगल में ये अलमारियां है, सब किताबें भरी हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती है, हम तुमको ये ओ अध्याय लिखा दिखाएं। देखो ये देखो, यहां से शुरू है पहला, देखो क्या लिखा है, प्रथमो अध्याय है। तो ये जो प्रथम, ये इसका संधि विच्छेद क्या है, प्रथमा धन अध्याय। तो ये जो प्रथमा धन अध्याय है ये विसर्ग का ओ हो गया है, और बाद वाला जो छोटा है वो अवग्रह के रूप में या विसर्ग चिन्ह वो लुप्ताकार के रूप में लिख दिया गया है। समझ गए, प्रथमाध्याय, प्रथमोध्याय। ऐसे द्वितीय अध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीय अध्याय, तृतीयोध्याय, चतुर्था अध्याय, चतुर्थोध्याय, पंचमा अध्याय, पंचमोध्याय। ऐसे प्रक्रम चलता है। अगर छोटा के बाद विसर्ग के बाद आ जाए तो ओ आ अध्याय इस तरह से बन जाता है। तो याद रहेगा, संधि बहुत बेहतरीन विसर्ग संधि थी ये। आगे इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करें। तो जेंडर तो पहचान लेते हैं आप लोग। कैसे जेंडर पहचाना जाए गुरुजी? जेंडर पहचानने का बड़ा सरल सा तरीका है कि इनमें से जो शब्द का हो जाए वाक्य बनाइए, जेंडर पाइए। भूकंप आता है, मवेशी चले गए, धान लगाया जाता है, लगाम लगाई जाती है, लगाम कसी जाती है, दौड़ाक लगा दो, स्त्रीलिंग है। और कोई हो सकता स्त्रीलिंग हो सकता नहीं हो सकता। देखो कुंठित या अवरुद्ध, कुंठा माने होती है, कुंठ शब्द बना है धार, किसी चीज में धार हो और उस धार को खत्म कर दिया जाए तो कहते हैं कुंठित। तीखा होगा तो तीक्ष्ण है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कुंठित, माने उसको रोक दिया गया हो। अवरुद्ध माने भी रोका हुआ हो, माने जो था उसको बदल करके उसको बेकार कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो। तो उसको अवरुद्ध माने रोका हुआ है कुंठित। तो कुंठित या अवरुद्ध के लिए इनमें से कौन सा शब्द उचित होगा? तो विवश, तो जिसमें बेबस को बोलेंगे, इसका सेंस नहीं बनता है। विकल परेशान, प्रतिघात बदले में चोट करना, प्रतिहत, प्रतिहत मतलब रोका हुआ, बांधा हुआ। अवरुद्ध, अवरुद्ध तो प्रतिहत हो जाएगा। कुंठित या अवरुद्ध के लिए उचित शब्द प्रतिहत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उत संधि बाबू भैया, संधि, सारा खेल संधि का है। संधि नहीं पढ़ोगे तो हिंदी नहीं आएगी, इसलिए संधि पढ़ना पड़ेगा। उच्छृंखल कैसे बनेगा? उत श्रृंखल दिखेगा तुमको, उत्नति दिख रहा है, उज्ज्वल दिख रहा है, उत। और ये क्या है? ये है उन। 20, ये संधि नहीं है, ये गिनतियों के बोलने का तरीका है। उन माने क्या होता है? एक कम। 19 तो प्रचलन में बना 19। 19 क्या बन गया? 19। 19 20 में एक कम। 29 30 में एक कम। 39 40 में एक कम। 49 49 50 में एक कम। 59 60 में एक कम। यह हिंदी की गिनती का उपसर्ग है। उन माने एक कम। 79 79 79 80 में एक कम। 90 और फिर 100 आगे अलग चलता है। तो उन जब लगे तो उन माने एक कम का याद रखिएगा। तो इसी में उत उपसर्ग नहीं, बाकी सब में उत है, इसमें उन है। उन माने एक कम। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? वृद्ध, अहंकार, अपना, निज।
तो गुरुजी वृद्ध तो जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। अहंकार यही है फीलिंग, अहंकार, प्रेम, घृणा, सब जो विचार हैं, जो भाव हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अपना सर्वनाम के रूप में आता है, निज भी सर्वनाम में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वृद्ध एक ही शब्द है जो अपने आप को 100% भाव या फीलिंग का नाम दे, वो है अहंकार। आगे बढ़ो। आंधी के आम, बहुत प्रचलित लोकोक्ति। आंधी के आम, बेकार की वस्तु, अनायास सस्ते में प्राप्त वस्तु, अचानक से होने वाला लाभ, पुरस्कार मिलना। तो गुरुजी आंधी के आम में कोई पुरस्कार तो कोई देता नहीं है, और बेकार की वस्तु होती नहीं, आम तो बेकार की चीज है नहीं, दुई हो सकत काल माना जाए। तो देखो आंधी के आम क्या होते हैं कि जब आम, सामान्य तौर पर आम का जो रेट चल रहा था, आंधी आवे गाँव में पहले, आप तो कहाँ, आप तो बाजार में आप खरीदते हैं, आप क्या जाएंगे आंधी का आम का सुख क्या जानेंगे। गाँव में जो उठी बाजारें लगती हैं, वहीं मंगर बाजार लगती है, बुध बाजार लगती है, और या कोई बगिया वाला है, तो अब उसके यहाँ पता चला आंधी आई, और इस तरह ट्रकें गांव जाके तब सामान नहीं खरीदती थी, वो गांव और उसके आसपास के लोग ही उसकी खपत करते थे। तो आंधी आई और खूब सारा आम गिर गया। अब वो क्या करेगा, रखे रखे सड़ाएगा क्या, तो वो उस दिन सस्ता कर देता था। आंधी के आम ज्यादा से गिर गए, आंधी आई, खूब सारा आम गिर गया, तो उस दिन आम सस्ता बिकेगा। उसके बाद जो तोड़ तोड़ के बढ़िया मेहनत करके बेचता है तो महंगा बेच रहा है। अब अचानक गिरे सब तो सस्ता बेच दिया। तो भाव ये होगा, यहां अचानक से होने वाला लाभ नहीं, आंधी के आम ले आए भैया, जान लो, इसका मतलब अनायास, बिना प्रयास के सस्ते में कोई वस्तु आप खरीद लाएंगे तो उसको कहेंगे आंधी के आम। कोई चीज बाजार में बहुतायत मात्रा में मिल रही हो, जब शुरू में आलू नया आता है तो बड़े दाम होते हैं, फिर जब सब जगह खुदने लगता है तो ले आम है आम। और ऐसे आम का शुरुआती रेट देखिए, महंगा 150 रुपया 200 रुपया बताते हैं, और उसके बाद 10 रुपया ऐसे बेच देते हैं। तो वो क्या है, जब चीजें ज्यादा बहुतायत में हो जाती हैं तो सस्ती हो जाती हैं, वही भाव है आंधी के आम माने अनायास सस्ते में प्राप्त वस्तु। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, आप जानते हैं व्याकरण के 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़े, अंग्रेजी में भी पढ़े हैं जी। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, और क्या कहते हैं एडजेक्टिव है, और कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, और एक्सक्लेमेशन है, और एक प्रीपोजिशन। हाँ हो गया, मतलब 8 हैं, वो आप जानते हैं। हिंदी में भी यही 8, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी कहे जाते हैं और 4 अविकारी होते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो हाँ, एडवर्ब पीछे रह गया था अंग्रेजी में, तो एडवर्ब। तो बच्चा ये संबंध बोधक माने हिंदी में प्रीपोजिशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रीपोजिशन अव्यय है। तो आप देखिए, यथा संभव, तो ये तो संपूर्ण अव्यय है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। यथा संभव तो वाक्य के पहले जितना संभव हो सके तो 2 शब्द मिला के बनाया है। और जो है, और ये कंजंक्शन है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तथापि भी कंजंक्शन है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। मोहन की अपेक्षा, सोहन की अपेक्षा, इन कंपैरिजन ऑफ मोहन, इन कंपैरिजन ऑफ सोहन, तो यही शब्द तो बनेगा संबंध बोधक। प्रीपोजिशन का भाव यही तो देगा कि कोई और देगा प्रीपोजिशन का भाव? नहीं गुरुजी, अकेले यही देगा। तो संबंध बोधक अव्यय अपेक्षा हो जाएगा। ठीक, ये धीरे धीरे आ जाएगा, सारे अवयव समझ में आ जाएंगे। हाँ, सब अवयव समझ में आ जाएंगे। एक साथ आपको पढ़ने की जल्दी हो, नहीं गुरुजी जल्दी पढ़ाओ, तो गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें एक आधार बैच है, सब पढ़ाया है उसमें, पढ़ डालो। ऑल वन डे इज कवर्ड देयर। अगला सवाल, निम्नलिखित में, बाकी यहाँ धीरे धीरे मिलता रहेगा अभ्यास में, अभ्यास है तो कौन थे, सब आ जाएगा। निम्नलिखित पद्य में कौन सा रस है? अच्छा, वैसे अगर आपको बस अपने भीतर एक बेसिक अप्रोच डेवलप करनी है तो इस चैनल पर एक लक्ष्य सीरीज है, फ्री सीरीज है, हाँ, विदाउट एनी पेमेंट। आप जाइए प्लेलिस्ट खोजिए, उसमें से लक्ष्य सीरीज, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, टॉपिक वाइज। आप एक बार उसको जरूर देखिए, तो उससे बेसिक सेंस डेवलप हो जाएगा। वो बेसिक सेंस आ जाएगा तो, और बाकी संधि ना पढ़ी हो, संधि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, 3 क्लासेस स्वर व्यंजन विसर्ग संधि पूरी थ्योरी पढ़ाई है, संधि पढ़ लीजिए। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो हिंदी का बेस तो तैयार, फिर सवाल जवाब करने में मजा आएगा। आओ देखते हैं, रस बताना है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? तो गुरुजी इसमें वीर रस तो कहीं से नहीं लग रहा है, और इसमें कोई वात्सल्य की बात भी नहीं, कोई बच्चा बच्ची के प्रति प्रेम भी नहीं लग रहा है। इतना भवकाल से व्याख्या कर रहे हो तो किसी बच्चे को तो नहीं कहोगे।
शांत रस में क्या होता है, प्रेम में फंसे हुए हो शांत लगाओगे, शांत तो नहीं लगाओगे। एक के दिए गए ऑप्शन में बचता है वो है अद्भुत रस। ये याद कर लेना बच्चा, बचता अद्भुत क्या, किसी भी चीज को बड़े आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन किया जा रहा है। किसी चीज का राग है, रूप है, रस है, जस है, तन है, मन है, प्राण, मतलब कोई चीज एकदम आश्चर्य पैदा कर दे रहे, तो आश्चर्य में जो मन के उद्गार निकल रहे हैं वो सब मिलकर के यहाँ अद्भुत रस का रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है, चले सवाल संख्या 11। निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए, जिसका अर्थ भिन्न है, जो डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है? तो आत्मजा, आत्मजा, आत्मा ने खुद से, जा माने जन्म लेने वाली यानी बेटी। नंदिनी बेटी, कन्या बेटी को कह सकते हैं, लेकिन भार्या तो किसी सूरत में नहीं कह सकते, क्योंकि भार्या कौन है? पत्नी है। भार्या कौन है? पत्नी। और पत्नी को क्या कह सकते हैं? पत्नी को वामा कह सकते हैं। पत्नी भार्या है, पत्नी दारा है, ये सब पत्नी। आत्मजा कहिए, नंदिनी कहिए, कन्या कहिए, बेटी कहिए, पुत्री कहिए, तनया कहिए, तनया कहिए, तनुजा कहिए, आत्मजा कहिए, ये सब बेटी का पर्यायवाची है। और ये जो तुम्हारे सामने नीचे लिखा है, ये किसका पर्यायवाची जी? भार्या का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची धीरे 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 खोपड़िया सेट होती चली जाएगी, पर्यायवाची में टेंशन ना रह जाएगी। और पर्यायवाची का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ये वाली तो करवे करो, रात 9:30 बजे की क्लास मत छोड़ो। वहां नए नए शब्द, क्योंकि 7 ही टॉपिक आर में आते हैं, उसमें पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, तो वहां खूब पर्यायवाची बनाते हैं। और बाकी एक काम और करो, इसी चैनल पर पर्यायवाची नाम से एक क्लास मिलेगी आपको पुनर्वलोकन सीरीज में, और एक अलग से पर्यायवाची शब्द की क्लास मिलेगी। तो ऐसे स्क्रॉल कर लिया करो, कभी कभी ये चैनल एक्सप्लोर कर लिया करो, वो पर्यायवाची पढ़ लो तो ऐसे मास्टर हो जाओगे। चलिए, तो अगले सवाल पर बढ़ा जाए। सवाल संख्या 12। रसछंद अलंकार भी जरूरी है, सब परीक्षा में आ रहा है तो जरूरी ही है। प्रस्तुत हैं ये प्राण किंतु वह सह न सकेगा, इनको लेकर प्रिय शांति से रह न सकेगा। तरीका एक ही है, जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उनकी धुन बनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रस्तुत हैं ये प्राण किंतु वह सह। क्या चौपाई के धुन में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो चौपाई नहीं है। दोहा क्या होता है? कबीरा खड़ा बाजार में। धुन एक एक याद कर लो और दी गई पंक्ति को उसमें सेट करो, पहले वो धुन गाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार आपको, प्रस्तुत हैं ये प्राण किंतु वह सह न सकेगा। नहीं आ रहा है गुरुजी, दोहे की तरह नहीं आ रहा है। अब गुरुजी कहा बच्चा, अब बच्चा रोला और बरवै। बरवै जो छंद होता है, एक दिन हमने दोपहर 1 बजे की श्रृंखला में आपको बताया था एक दोहा लिख के कि चौपाई सोला चले। नहीं, कहां से है कि दोहा 13 से शुरू, सोरठ 13 अंत, चौपाई 16 चले, बरसत बरवै छंद ललित रे, लिख के बताया था। तो बरवै छंद में 12/7 मात्रा चलेगी, तो 19 मात्रा तो बड़ी छोटी मात्रा होगी, लाइन छोटी दिखनी चाहिए थी, तो बरवै भी नहीं लग रहा है। और मर्जी आवे तो गिन लो। हाँ, जब इस तरह के, जैसे जो आपके खांचे वाले आवे वो खांचे से, अब वो जो इनको गिनना हो तो गिन लो कि प्रस्तुत हैं ये प्राण किंतु वह सह न सकेगा। एक सर्च कर लेना छंद में मात्रा लगाने के नियम, एक 20-25 मिनट की क्लास है, वो आपको सर्च करने में मिल जाएगी, बड़ी जबरदस्त क्लास है, देख लो। तो मात्रा भी आनी चाहिए, मात्रा ज्यादातर तो ऑड मैन आउट हम लोग ऑप्शन में अपनी धुन से सेट कर लेंगे, लेकिन जहां आपको तनिक दुविधा हो वहां मात्रा भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लेकर प्री ये शांति से रह न सकेगा।
ऊपर गिनो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13, 1, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24 मात्रा, और नीचे भी आ रही 24 मात्रा, और इसकी पूरी एक लाइन 19 की बनेगी तो बरबे तो है नहीं, चौपाई दोहक धुन में सेट नहीं हुआ। ठप्पा मार दो रोला, रोला एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसकी कोई धुन मत बनाओ, जब तुम सबकी धुन पहचान जाओगे तो रोला अपने मन से बाहर दिखने लगेगा रोला बाहर दिखने लगेगा, ठीक है। और बाकी आपको रस छंद अलंकार का बेसिक नॉलेज लेनी हो तो लक्ष्य सीरीज, बार बार बताता हूं, लक्ष्य सीरीज में रस छंद अलंकार की क्लास पढ़ाई है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते समय वहां ज्यादा सारे रस भी आ गया है, छंद भी आ गया है, तमाम प्रकार के छंदों का डिस्कशन हो गया है, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि इसकी ये धुन है, इसकी ये धुन है, इसकी ये धुन है। वो क्लास देख लो, संग संग ये देख, दोपहर 1 बजे अभ्यास करते रहो, खोपड़ी में सेट हो जाएगा मामला। दारिद्र का विलोम इनमें से क्या है? दारिद्र बताओ भाई, दारिद्र का विलोम क्या है? तो दरिद्र जगह पास पैसा न हो, दारिद्र माने धन संपत्ति का अभाव, धन संपत्ति का अभाव यानी धन का न होना दारिद्र है। तो यश, यश तो नाम शोहरत है, संपत्ति रुपया पैसा है, वैभव, वैभव माने धन आदि का खूब होना, वैभवशाली जिसके पास खूब वैभव है। दारिद्र जिसके पास दरिद्री हो, कुछ पैसा रुपया न हो, शून्य हो धन वैभव संपदा से, तो उसको दारिद्र। वह भाव दरिद्र व्यक्ति गरीब को बोलेंगे और दारिद्र उस भाव को बोलेंगे, वो भाववाचक संज्ञा बना देगा कि जब दरिद्रता छाई रहेगी। दरिद्रता और दारिद्र एक है, तो वैभव इसका बेस्ट बनेगा, संपत्ति नहीं बनेगा। संपत्ति तो धन हो जाएगा, धन का न होना दारिद्र है और संपत्ति का होना वैभव है, तो वैभव और दारिद्र ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। अंगद तू ही बालिकर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। वैसे पूछा तो इसमें अलंकार गया है, कोशिश करिए अलंकार बताने की, लेकिन छंद भी आप बता सकते हैं चाहे तो बताइए, कमेंट हम सब पढ़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अंगद तू ही बालिकर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मात्रा गिनने की जरूरत नहीं, 16-16 होंगी। अगर इस धुन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, धुन में आ गया। हनुमान चालीसा किस छंद में लिखी? चौपाई में लिखी, बीच बीच में 2 है, बाकी चौपाई छंद में लिखी। तो जो इस धुन में आ जाए उसको चौपाई होना पड़ेगा, उसकी मात्रा 16 होगी। देखो, अंगद तू ही बालिकर बालक, गिनो 16 होंगी, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16 ले नीचे गिन लो, 16 चौपाई है। अच्छा गुरुजी, हम आए ना, बुद्धि बड़ी कमजोर है और हमको गाना वाना नहीं आता, हम बिल्कुल नहीं गाएंगे, हमने कसम खाई है। अब बताइए कैसे सीखें? तो मात्रा गिनना सिखा दे रहे हैं, जैसे तुम किड़िर मात्रा गिन के करते थे, करो, मात्रा गिन लो। हमसे मात्रा पूछ लो, 16 मात्रा चौपाई में होती। लेकिन भैया एक बार ये धुन बना लो हमारी वे कहने से, इसको कोई तीसरी दुनिया की चीज ना जानो, ये सॉफ्टवेयर है, इन अंदर चला जाएगा, फिर पंक्तियां रटनी नहीं पड़ेंगी कि ये चौपाई में पढ़ा था, मात्रा गिनना नहीं पड़ेगा, खांचे में सेट आंसर। इसीलिए कहते हैं धुन बनाओ, एक एक धुन सबकी बना लो, चौपाई की एक धुन बना लो। बनानी का हमारा म्यूजिशियन डायरेक्शन थोड़ा करना है। हम जो तुमको तुम्हारे सामने दोहा की धुन गा देते हैं, हम जो चौपाई एक एक अपने मन से गुनगुनाओ, 4 बार 6 बार 10 बार, कोई एक चौपाई याद करके उसको गुनगुनाते रहो, कोई एक दोहा याद करके गुनगुनाते रहो, कोई एक सोरठा याद करके गुनगुना लो। अब हमारे एक एक बस एक से खांचा निकाल के बाहर कर लिया जाएगा। और खैर अलंकार, अरे वाह बहुत जने बता ले गए। रूपक अलंकार है, रूपक। अंगद तू ही बालिकर बालक माने अंगद, अच्छा रावण कहता है अंगद से, ये लंका कांड में, अंगद तुम बाली के बालक हो, बाली के लड़के हो। अरे उपजो वंश अनल कुल घालक, तुम बांस के कुल में आग, वंश माने बांस, अनल माने आग,
और कुलघाल अगर आग बांस के खानदान में कोई आग पैदा हो जाए तो क्या होगा, पूरा बांस जल के नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आग के वो क्या कहते हैं, बांस के वंश में क्या तुम कुलघालक परिवार को नष्ट करने वाले पैदा हो गए। माने कहा बाली इतना भौकाली आदमी, कितना तगड़ा नाम था, और बाली को तुम्हारे पिता तो राम ने मार डाला, और राम के ही तुम पीछे पीछे, तुम तो खानदान में ऐसे हो गए जैसे बांस में कोई आग पैदा हो जाए। तो यहां पर अंगद को रावण रूप दे रहा है, काहे का, बांस के वंश में आग पैदा हुई आग का रूप दे रहा है, बांस के वंश में पैदा हुई आग का डायरेक्ट रूप दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि अंगद तुम बाली के बालक हो, तुम अनाल के वो क्या कहते हैं, तुम इनके समान, तुम बांस के कुल में आग के समान पैदा हो गए। समान नहीं आया, सा सी सो सम सदृश इम जिम सरिस समान नहीं आया। सीधे सीधे अंगद को बांस के वंश में पैदा हुई आग कह दिया रावण ने, इसलिए यह रूप कर देने से रूपक अलंकार होगा। श्लेष जहां एक शब्द में कई अर्थ निकले, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो मनहु जनो आ जाता है, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं है, तो रूपक लगाना पड़ेगा। बात समझिए, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ो, सवाल संख्या 15। वह चलते समय रुक गया, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। वह चलते समय रुक गया, तो भैया रुक गया क्रिया कब, चलते समय, तो क्रिया का समय बताने का प्रयास किया गया है। तो ये जो टर्म है वो क्रिया का समय बताने के कारण, क्रिया का काल बताने के कारण कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझो, वह सुबह रुका, वह शाम को रुका, वह 5 बजे रुका, वो चलते समय रुका। टाइम बताने का प्रयास किया गया तो क्रिया का समय बताया जाए तो कालवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया का तरीका बताया जाए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कैसे आना, धीरे धीरे आना। तरीका बताया जा रहा है ना, तरीका बताएंगे तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आओ, महेश खाना खाता होगा, वाक्य में कौन सा काल है। महेश खाना खाता होगा, वर्तमान तो बिल्कुल लग नहीं रहा है। क्या भविष्य लगा दें गुरुजी? भविष्य लगा दें? नहीं। अच्छा एक मिनट, नहीं, वर्तमान भी हो सकता है भाई। एक बार ध्यान से सोचिए, जब आप कहते हैं खाना खाता होगा तो इस बात को याद करके मत बोलिए, अपने प्रैक्टिकल घटना से इमेजिन करिए। मान लीजिए आपका कोई मित्र महेश है, आपसे किसी ने पूछा महेश कहाँ है, तो आप कह रहे महेश खाना खाता होगा। तो जब तुम महेश खाना खाता होगा कह रहे हो तो तुमको ये नहीं लग रहा कि ये प्रेजेंट की बात है, खा रहा होगा या खाता होगा, ये फीलिंग ऑफ प्रेजेंट है कि नहीं है। आपसे किसी ने पूछा सर कहाँ होंगे, आपको मालूम है रोज 1 बजे गुरुजी पढ़ाते हैं, आपसे पूछे अमरनाथ सर कहाँ होंगे, तो आप क्या कहेंगे, अमरनाथ सर इस समय पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाते होंगे। तो पढ़ाते होंगे या पढ़ा रहे होंगे, आप जब ये दोनों बातें बोलते हैं तो वर्तमान की बोल रहे होते। पढ़ाते होंगे ये फ्यूचर, पढ़ाएंगे ये फ्यूचर है। संभाव्य भूतकाल, भूतकाल में कोई संभावना होती नहीं तो संभाव्य भूतकाल वाजिब नहीं। अब कंफ्यूजन तो समझिए, ये खाली टेढ़ा किया गया सवाल। ये वर्तमान काल का जो रूप है वो है संदिग्ध वर्तमान। इसके 2 रूप होते हैं, खाता होगा और खा रहा होगा। ये दोनों रूप संदिग्ध वर्तमान होते हैं। और भूतकाल का एक संदिग्ध होता है, वो अलग होता है। भूतकाल का जो संदिग्ध होता है वो होता है खाया होगा। ये संदिग्ध का खेला था। आप हमसे पूछें गुरुजी वो आम कहाँ रखे हैं, या मम्मी से पूछो मम्मी मिठाई कहाँ रखी है, और मम्मी ने देखा मिठाई फ्रिज में नहीं है तो छोटे भाई पर शक गया कि ये चुरा खा लिया होगा, तो मम्मी कहें इसी ने खा लिया होगा।
तो सामने थोड़ा ना खाया, पहले निपटा दिया होगा, खा लिया होगा, तो ये पास्ट है। लेकिन मम्मी ने खाते हुए नहीं देखा था, इसीलिए मम्मी ने कहा खा लिया होगा, यानी भूतकाल का डाउट, तो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल का डाउट है ये, खाना खाता होगा। आपने पूछा छोटा भाई कहाँ है, मालूम है रोज इतने बजे स्कूल से आ जाता है, अब आप खेल रहे हैं मैदान में। किसी ने पूछा छोटा भाई क्या कर रहा होगा, कह रहे खाना खाता होगा इस समय, या खाना खा रहा होगा इस समय। तो खाता होगा, खा रहा होगा, आप सामने नहीं है, वर्तमान में डाउट है, तो उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ये खाली खेलने के लिए खाली वर्तमान लिख दिया गया। बाकी अगर आप यहाँ संदिग्ध वर्तमान लिखे, संदिग्ध भूत लिखे तो और प्रिसाइज हो जाएगा। नहीं प्रिसाइज होगा तो भैया वर्तमान तो है ये, वर्तमान तो है ये। तो खाता होगा, खा रहा होगा, ये वर्तमान संदिग्ध, खाया होगा ये भूतकाल का संदिग्ध हो जाएगा। भविष्य में कोई संदिग्ध नहीं होता है, भविष्य में संभाव्य होता है। ईक्षण का अनेकार्थी इनमें से क्या नहीं? ईक्षण, ईक्षण, काल लक्ष्य सीरीज में पढ़ाया है, एक बार जाके पूरा काल देख डाले लक्ष्य सीरीज का। ईक्षण का अनेकार्थी क्या नहीं? प्लेलिस्ट है लक्ष्य, मैंने सिपाही परीक्षा होने वाली थी तो उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस का चैप्टर वाइज पैटर्न पढ़ा दिया था, को देख डाले। ईक्षण का अनेकार्थी क्या नहीं? तो ईक्षण इच्छा दृष्टि को बोलते हैं। तो आपने किसी चीज पर दृष्टि डाली, ईक्षण किया, आपने किसी चीज का विवेचन किया, ईक्षण किया, आपने किसी चीज की जांच की, ईक्षण किया। ईप्सा ईक्षण नहीं है। ईप्सा क्या है गुरुजी? ईप्सा होती है इच्छा, ईहा, वांछा, कामना, ये सब समानार्थी, समान अर्थ देने वाले। ईप्सा है, इच्छा है, ईहा है, वांछा है, कामना है। ठीक, आओ जी आगे बढ़े। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। बेहतरीन सवाल, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। क्या है योग रूढ़ शब्द? घर, धनद, मुंह, सामाजिक। तो घर तो गुरुजी ऋण है, घेला मारेंगे तो आप उत्तर मानने लगेंगे इसको, ठीक लगा के, ये ऋण है। मुंह ऋण है, सामाजिक यौगिक है, धनद योग ऋण है। कैसे? तो व्याख्या समझ लो। रचना या निर्माण के आधार पर शब्द तीन प्रकार के, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण माने वे जो अपने मूल रूप में हमेशा से प्रयोग किए जाते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने के बाद वो बेमतलब हो जाते हैं, उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे घर को तोड़ोगे तो घा धन रा का मिलेगा, अचार डालोगे घाव रा का है? घर को घर कहते हैं, ऋण है, मुंह मुंह के लिए ऋण है। अच्छा, सामाजिक वे शब्द जो जोड़ करके बनते हैं, चाहे उपसर्ग उसमें जुड़े, चाहे प्रत्यय उसमें जुड़े, चाहे किसी संधि से बने, तो जो योग यानी जोड़ने से बने उनको यौगिक कहते हैं। तो सामाजिक प्रत्यय से जोड़ करके बना तो यौगिक कहते हैं। योग ऋण क्या होता है? इसमें दोनों शब्द हैं। योग माने जोड़े हुए और ऋण माने किसी अर्थ के लिए विशेष हो जाना, ऋण माने किसी शब्द के लिए फिक्स हो जाना। तो योग माने इनका निर्माण तो जोड़ने से हुआ। धन एक शब्द है, इसमें दा जोड़ा गया तो शब्द क्या बना? धनद। तो निर्माण तो योग से हुआ, लेकिन ये जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ कुबेर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो योग तो हुआ इसमें, लेकिन ये एक अर्थ के लिए विशेष फिक्स कर दिया गया, ऋण हो गया। तो ऐसे शब्द जिनका निर्माण तो यौगिक आधार पर हो किंतु प्रयोग ऋण अर्थ में हो, प्रयोग एक विशेष अर्थ में हो, ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग ऋण। सभी सब्जियां ट्रक से भेजी गई, सभी छात्र आए, ऑल स्टूडेंट कम। वाक्य में कर्ता क्या है? सभी है कि ट्रक है कि भेजी गई कि सब्जियां हैं? तो भैया कर्ता जिसके लिए कार्य किया गया, सभी के लिए नहीं किया गया, सब्जियों के लिए किया गया। सब्जियां वाक्य का करता है। ऑल वेजिटेबल्स वर सेंट बाई ट्रक। जब तुम अनुवाद करोगे तो ऑल वेजिटेबल्स में जो वेजिटेबल है वो मूल करता है, उसके पहले आल, ऑल को आगे पीछे कुछ भी अभी सभी लगा सकते हैं, कुछ, सभी, ये सब तो अन्य रूपों में सर्वनाम के रूप में आएगा। मेन कर्ता, मेन सब्जेक्ट तो सब्जी रहेगी। तो सब्जियां ट्रक से भेजी गई में सब्जियां वाक्य का कर्ता हो जाएगा। सवाल संख्या 20, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग
पुल्लिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं? देव देवी, मामा मामी, सुलोचन सुलोचनी, गधा गधी। तो देव पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है, मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग है, सुलोचन पुल्लिंग है, सुलोचनी स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग सुलोचन, सुलोचन माने सुंदर आंख वाला, सुलोचना होता है। गधा का विलोम क्या होता है? गधी। वो गधा का स्त्रीलिंग क्या होता है? गधी। तो गधा तो गधी है, और मामा मामी, देव देवी ये जोड़ा है, लेकिन सुलोचन सुलोचनी नहीं। बात समझ गए? वैसे सुलोचना आप जानते हैं किसको कहते हैं? वो मेघनाद की पत्नी का नाम था सुलोचना। कभी पूछे वाक्यांश में कि सुलोचना क्या है, तो सुंदर नयन वाली स्त्री। कंप्यूटर सादा पन्ना दो, कुछ व्याख्याएं की जाए। देखो, सुंदर नयन वाली स्त्री या सुंदर नेत्र वाली, सुंदर आंखों वाली स्त्री लिख देता हूं, आंखों वाली स्त्री। अब देखो इसके लिए कितने शब्द लिखे जा सकते हैं। सु माने सुंदर, नयन वाली तो सुनयना कह सकते हो, सुंदर नयन वाली स्त्री। आप कहिए सुनेत्रा, सुंदर नेत्रों वाली, वही अर्थ है। आप कहिए सुलोचना, लोचन माने आंख, लोचना, यह जो बड़ा है ये वाली का भाव देता है। तो सुनयना सुंदर नयन वाली, सुनेत्रा सुंदर नेत्र वाली, सुलोचना सुंदर लोचन वाली, भाव सबका एक है, सुंदर आंख वाली। तो कभी वाक्यांश में आवे तो ये लगा देना। ठीक, आओ आगे बढ़े। तो अब बाकी सुलोचन सुंदर नयन वाला, तो सुलोचन का जो अपोजिट या जेंडर अपोजिट बनेगा या पुल्लिंग बने, वो स्त्रीलिंग बनेगा, वो सुलोचना बनेगा। गधा गधी, मामा मामी, देव देवी तो है, सुलोचन सुलोचने नहीं, सुलोचन सुलोचना है। ठीक है, आओ अगले सवाल पर चले। दुसूती में कौन सा समास है? एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम खोज रहे होगे यार। द्विगु, दुसूती में कौन सा समास है? बेहतरीन सवाल है। कौन सा समास है दुसूती में? तो भैया जब दुसूती में खोजेंगे तो अव्ययी भाव नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, तो गुरुजी गिनती से शुरू हो रहा है तो क्या दुगु है? नहीं भाई साहब, इसमें दुगु भी नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास है। ऐसा कैसे? सुनो, दुसूती का अर्थ क्या होता है? दो सूत वाली, अर्थ ये निकलेगा। या बेसिकली दुसूती का जो अर्थ होता है वो होता है एक ओढ़ने का, कोई जो रजाई वजाई बनाई जाती है, एक परत नीचे एक परत ऊपर, बीच में कुछ डाल दिया जाए, तो इस तरह का कोई जो चादर वादर होती है, जो रजाई वजाई होती है, मतलब डबल कोटेड जो रजाई होती है, उसको दुसूती बोला जाता है। तो वे सब, इसमें क्या दो सूत, इसका क्या अर्थ है? दो सूत का समूह। देखो द्विगु से बहुब्रीहि का डिफरेंस समझना। द्विगु में वही आएंगे जो गिनती के साथ समूह हो, गिनती हो और गिनती के साथ समूह हो, तभी द्विगु माना जाएगा, अन्यथा द्विगु नहीं माना जाएगा। तो क्या दुसूती दो कपड़ों का, दो सूत का समूह है? नहीं, ये एक प्रकार की ओढ़ने वाली रजाई है। ठीक है, तो दुसूती का विशेष अर्थ निकलता है दो स्तर वाली रजाई, रजाई टाइप कह लीजिए, ओढ़ने वाली रजाई। ओढ़ने वाला कोई कपड़ा हो, रजाई हो, का चादर हो, तो ओढ़ने की रजाई, इसको दुसूती बोला जाता है। इसका कतई अर्थ नहीं है कि दो सूत का समूह, इसका मतलब है दो स्तर वाली रजाई, दो डबल कोटेड रजाई, तो उसको दुसूती बोला जाता है। ठीक, अब अगर गुरुजी ये हो गया तो बहुब्रीहि हो जाएगा। यहां इस बात को समझाना चाहता हूं, जैसे दशानन, दशानन रावण को कहते हैं, इसलिए बहुब्रीहि नहीं है। इसलिए बहुब्रीहि है क्योंकि ये द्विगु की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। द्विगु की कंडीशन क्या होती है? द्विगु की कंडीशन होती है कि अगर हम कहें त्रिफला, तो ये तीन फलों का समूह है, हर बहरा आंवला। अगर हम आपसे कहें चतुर्युग, तो चार युगों का समूह है चतुर्युग। ये सब तो द्विगु हैं, लेकिन दशानन क्यों नहीं है? क्योंकि ये दशानन 10 खोपड़ियों का समूह नहीं है, दशानन एक रावण है। तो जब कोई गिनती आवे और गिनती के बाद वाला शब्द गिनती से जुड़कर उस समूह का रिप्रेजेंटेटर हो,
तभी द्विगु बनेगा। और गिनती आवे और समूह ना आवे तो फिर उसको बहुब्रीहि में डालना पड़ेगा, जैसे दुसूती, जैसे दशानन, जैसे सतखंडा। सतखंडा 7 खंडों वाली बिल्डिंग, एक बिल्डिंग सतखंडा। पहले सतखंडा महल होते थे राजाओं के, 7-7 मंजिला महल बनवा लेते थे, इससे ज्यादा का नहीं मिलता है। 7 खंडों वाली भी है, लखनऊ में एक सतखंडा बना हुआ है, चौक तरफ जाइए, अब तो खैर उसकी 3 खंडे बचे हुए हैं, गोल गोल बिल्डिंग है, वो टूट गई है, 3 या 4 दिखाई पड़ते हैं उनका, बाकी टूट चुका है। तो 7 खंडों का महल में बना था। जब बड़ा इमामबाड़ा घूमिए, छोटा इमामबाड़ा खोजिए तो वहीं पर एक पिक्चर गैलरी है, पिक्चर गैलरी जाइए और वहीं बगल में सतखंडा बना हुआ है, वहीं घंटा घर बना हुआ है। ये सब आप आस ही पास है, सबका टिकट एक ही बार में लेकर के पूरा घूम डालिए भूल भुलैया सहित। भूल भुलैया जो बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा के जो ऊपर उसकी छत है, उसमें छोटे छोटे दरवाजे, आने जाने के रास्ते बने, उसी भूल भुलैया कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा की छत को भूल भुलैया कहते हैं। तो वो जब एरिया में जाएंगे तो वहां सतखंडा है, तो सतखंडा बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि। और देखें वो क्या कहते हैं, अगर यही चौपाया कह दिया जाए तो चौपाया 4 पैरों का समूह है कि 4 पैर वाला एक जानवर है जी, 4 पैर वाला एक जानवर है, तो चौपाया भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चौपाया जब बोलोगे तो 4 पैर का समूह अर्थ नहीं निकलेगा, 4 पैर वाला जानवर बहुब्रीहि। सतखंडा 7 खंडों का महल बहुब्रीहि। दशानन 10 खोपड़ी वाला एक रावण दशानन। दुसूती डबल कोटेड रजैया, ओढ़ने की दुसूती, तो ये सब बहुब्रीहि हो जाएंगे। त्रिफला 3 फलों का समूह। चतुर्युग 4 युगों का समूह। 4 युग वाली कोई एक चीज नहीं है ये, 3 फल वाली कोई एक ऐसा नहीं निकल रहा है, 3 फलों का समूह, 4 युगों का समूह। चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्णों का समूह। चौराहा 4 रास्तों का समूह। ऐसा बोलेंगे जहां समूह का भाव आए गिनती के साथ वही द्विगु है, और अगर समूह का भाव ना आवे तो द्विगु नहीं होगा। तो बच्चा यही थोड़ा थोड़ा अभ्यास यदि आप हमारे संग प्रतिदिन करते रहेंगे तो हिंदी एकदम शुद्ध हो जाएगी। फिर कोई परीक्षा देने जाइए, यूपीपीएससी यही दे रहे हो, वो क्या कहते हैं SSSC का कोई पेपर दे रहे हो, या उत्तराखंड या बिहार या राजस्थान का कोई पेपर दे रहे हो, मध्य प्रदेश का कोई पेपर दे रहे हो, कौनो परीक्षा दे रहे हो, हिंदी तो यही है। टीचिंग का कोई पेपर दे रहे हो, हिंदिया तो यही है, इसमें थोड़े ना बदलाव आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।